हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग अभी तक जो फलन में बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, और इसमें हमने बहुत सारे फलन पढ़े। हमने महत्तम पूर्णांक पढ़ा, हमने सिग्नम पढ़ा, हमने लॉगरिथम पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा। हम लोगों ने लगभग सारे फंक्शन पढ़े। अब जो एक फंक्शन हमारा बाकी है वो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, यानी कि भिन्नात्मक भाग फलन। भिन्नात्मक भाग फलन, या अपन इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। भिन्नात्मक भाग फलन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक फलन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक ऐसा फलन है जो आपके अंक जो आपको दिया जाएगा उसका जो भिन्नात्मक भाग है, यानी दशमलव के बाद जो अंक है उसको आपको जनरेट करके देता है, वो आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर, ऐसे करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक लगा के अगर आपने लिख दिया तो आप उसको बोलते हैं क्या? ये भिन्नात्मक एक्स है। यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, ये एफपीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये भिन्नात्मक भाग फलन करता क्या है? ये भिन्नात्मक भाग फलन किसी भी अंक का जो दशमलव के बाद अंक है उनको आपको जनरेट करके देगा। जैसे मैं आपसे बोलूं अगर एग्जांपल के तौर पे कि मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 आपसे पूछा, मैंने आपको x की जगह पर दिया 1.2 और मैंने आपसे बोला कि इस भिन्नात्मक का भाग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 0.2 होगा। ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल और लेता हूं। मैंने आपसे बोला कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9 क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो होगा वो 0.9 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें कि मैं आपसे बोलता हूं कि 3 का क्या होगा, अगर मैंने आपको x की जगह पर क्या दे दिया? 3 दे दिया, तो आप बोलोगे सर 3 का तो कोई दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा कि 3 को आप पढ़ो 3.0। 3.0 का मतलब आपका जो इसका भिन्नात्मक भाग आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही अगर अपन इसको ऋणात्मक अंकों की तरफ लेके चले, मैंने बोला आपको कि -1.2 का क्या आएगा, तो आपका मन बहुत करेगा कि सर देखो एक तो ऋणात्मक मान है, तो हो सकता है कि -0.2 हो। भाई फ्रैक्शनल पार्ट तो उसका कितना दिख रहा है? 0.2 दिख रहा है, और नेगेटिव है तो अपन ये बोले कि -0.2, वो गलत है। उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? जो हमारे मन में चल रहा है वो है -0.2, उस अंक को हम 1 में जोड़ देते हैं, 1 में। तो 1 - 0.2 का मतलब 0.8, यानी इसका जो भिन्नात्मक भाग होगा वो क्या होगा? 0.8 होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में बोलूं कि आप -7.8 का या 7.7 का या 7.6 ले लेते हैं, -7.6 का भिन्नात्मक भाग बताएं, तो -0.6 आपके दिमाग में चला, -0.6 को क्या करा आपने? 1 में जोड़ा, तो 1 - 0.6 कितना होगा? 0.4। तो इसका जो भिन्नात्मक भाग आएगा वो कितना आएगा? 0.4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको अगर धनात्मक अंक दे रखे हैं तो दशमलव के बाद जो अंक लिखे हैं वो सीधे आपके आंसर में आ जाएंगे, और अगर ऋणात्मक लिखे हैं तो जो भिन्नात्मक भाग आपका बन रहा है उसे 1 में से घटा देना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हुआ, इसको पहले समझ लेते हैं। हमने कल बात करी थी कि अगर दुनिया का कोई भी अंक आपको दिया जाए x, मान लीजिए मैंने आपको कोई अंक दिया x, तो ये x जो है वो निश्चित तौर पर एक पूर्णांक अंक और एक भिन्नात्मक अंक के योग से बना हुआ है। अगर कोई भी अंक अपन बोले तो वो अंक क्या है? वो एक महत्तम पूर्णांक और एक मतलब एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर के बना है, एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे बोला कि मैं 1.2 आपको दे रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 चाहिए मुझे, और मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 निकालना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है 1.2 क्या है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे? 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 और फ्रैक्शनल पार्ट में 1.2। इसका मान हम क्या करना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका मान आ जाए हमारे पास। अब देखो क्या होगा, 1.2 तो आपके पास यहां रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू आपने कहा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बात कर चुके हैं कि वो 1 आएगा, और यहां पर क्या चलेगा? साथ में आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 चलेगा। बोलो सही बात। अब अगर अपन देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 का जो मान आया
वो कितना आया, इसको तो यहीं रखा, इसको उधर भेज दिया, तो 1.2 माइनस 1, जिसका मतलब कितना हो गया 0.2। तो हमने जो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट निकाला वो कितना निकाला 0.2 निकाला। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 निकालना है, तो अपन ने x की जगह पर क्या रखा, -1.2 रखा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना, -1.2, और इसका मान हम निकालना चाहते हैं किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 का। अब मैंने बिल्कुल उसी इक्वेशन में बिठा दिया जो मैंने बोला था कि x दुनिया का कोई भी अंक जो होगा वो इसी रूप में होगा हमेशा। तो -1.2 x के स्थान पर रखा, यहां ये आ गया और यहां ये आ गया। अब इसे लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, ये आएगा -1.2 बराबर -1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा। -1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन हम जानते हैं कि -2 होगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक अपने जिस अंक की हम बात कर रहे हैं उससे पहले जो सबसे पहला इंटीजर उसको मिलेगा अपने से छोटा, उस नंबर को वो आपको आंसर में देगा। तो -1.2 का जस्ट पहले जो पहला इंटीजर मिल रहा होगा वो होगा -2, तो -2 वो ले लेगा। अब -2 उसने ले लिया और हमको चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 का अंक। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो आपके पास जो -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 - 1.2 आ जाएगा। और 2 - 1.2 कितना है आपके पास, 0.8 है। तो अगर आप चाहते हैं कि -1.2 का करेंगे तो अपन को कितना फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है। ठीक है, इसको आप एक में से घटा दें। यहां पर अगर -7.6 है तो आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है, 0.6 दिख रहा है, तो आप 1 माइनस कर दें। ठीक है, यानी आपको जो लॉजिक समझना है वो कौन सा समझना है कि दुनिया का जो भी अंक है वो एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्नात्मक संख्या के योग से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, हम यहां से बहुत आसानी से ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में बात करनी है तो वो होगा x माइनस और x बॉक्स x, यानी कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको उस अंक का दशमलव वाला हिस्सा देता है, यानी वो भिन्नात्मक भाग देता है जो दशमलव के बाद आ रहा है, और उसे निकालने के लिए जिस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर अपन इसको ऐड ऑन करें, मैंने आपसे बोला कि चलिए मैं आपको देता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3 का बारे में बात करें, तो आपके जहन में जो पहली बात क्लियर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जो दुनिया का कोई भी अंक है x, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। आपने इसको रख दिया -7.3 बराबर, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.3 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3 आ गया। अब आपको अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.3 चाहिए तो बेसिकली वो क्या होगा कि -7.3 और ये वाला इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -7.3। इसका मतलब ये आ गया माइनस का 7.3 और माइनस ऑफ ये -7.3 कितना देगा, -8। तो आपके पास आ गया 8 माइनस 7.3 और ये कितना बन गया आपका 0.7। तो या तो आप इसको इस प्रोसीजर से समझें, और ये आपको एक्चुअल में समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हर बार हम इतनी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या विचार किया, हमने कहा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट में कोई धनात्मक अंक दिया गया है तो मैं सीधे सीधे उसके भिन्नात्मक भाग को आपको लिख के दे दूंगा कि वो 0.2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने आपको -6.4 लिख के दिया तो ये ऋणात्मक अंक है और इसका भिन्नात्मक भाग आपको कितना दिख रहा है, 0.4 दिख रहा है। देखिए अभी अपन ऐसा नहीं समझे कि भिन्नात्मक भाग क्या है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वो क्या है, 0.4 आ रहा है, यानी 0.4 है और अंक कैसा है, ऋणात्मक। तो मैं इसको आंसर में जब लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 1 - 0.4, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 0.6 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी -6.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो बस आपको यह ध्यान देना है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर धनात्मक अंक है या ऋणात्मक अंक है। अगर धनात्मक अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधे फ्रैक्शनल पार्ट बाहर, और अगर ऋणात्मक अंक है तो जो आपको दशमलव के बाद अंक दिख रहा है उनको उठाए और 1 से सबट्रैक्ट कर दे, 1 से घटा दे, आपको आंसर मिलेगा। वरना इसको अपन करते तो क्या करते, हम अभी तक बोलते क्या आ रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा। यानी अगर मैं -6.4 करता हूं
तो ये आ जाएगा माइनस का 6.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 6.4, और ये क्या बनेगा माइनस का 6.4 और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.6। तो या तो आप ऐसा करें, नहीं है तो आपको समझ में आ ही गया है कि आपको क्या करना है, धनात्मक में सीधे बाहर और ऋणात्मक में जो दशमलव के बाद अंक है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब इसमें एक बात जो हमने बात करी वो क्या थी, हमने एक बात करी थी कि अगर आपको पूर्णांक संख्या में फ्रैक्शनल पार्ट में डेल दूं, कोई भी पूर्णांक संख्या, मान लीजिए मैंने -7 डाल दिया आपको, तो आपको इसका पूर्णांक क्या लिखना है, इसका जो भिन्नात्मक भाग लिखना है वो क्या लिखना है, 0, क्योंकि -7 अगर अंक बनाया गया था तो उसका जो पूर्णांक भाग था वो -7 लिया गया था, और जो उसका भिन्नात्मक भाग था वो क्या रखा गया था, 0 रखा गया था, तो आपका बात ही खत्म हो गया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या आउटपुट देता है, पूर्णांक देता है, तो भिन्नात्मक भाग फलन आपको हमेशा क्या देगा, आपको भाग देगा, हमेशा उत्तर क्या देगा, 1 दशमलव में अंक देगा, और 1 अंक वो जरूर पूर्णांक देता है, वो क्या है, 0 है। तो हमें परिसर समझ में आ गया। देखो क्या परिसर आया, इतने प्रश्न जो हमने करे, इन सारे प्रश्नों के जब आप उत्तरों को ध्यान से देखेंगे, यहां 0.7 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, यहां पर 0.6, तो अब जितने भी हमको ये आउटपुट दिख रहे हैं, ये सारे आउटपुट देखो, एक तो कैसे हैं, धनात्मक है, और हद से हद वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका पार्ट है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपको क्या आंसर देगा, या तो वो 0 देगा और या वो 1 से छोटे सारे अंक दे देगा, यानी इसका कोई भी आउटपुट ऋणात्मक नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं भिन्नात्मक भाग को वापस अपने तरीके से समझने की कोशिश करूं और मैं बोलूं आपसे कि y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में हम वही सारी बातें करें जो अभी तक हमने सब फलनों के लिए करा, हम लगभग सब फलनों के लिए उनका प्रांत, उनका परिसर, उनका ग्राफ, उनका वो कि सम फलन है या विषम फलन है, आवर्तीय फलन है या आवर्तीय फलन नहीं है, जो पढ़ते आए अगर उसे देखना चाहें तो शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके प्रांत से। सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका प्रांत। अब प्रांत में आपको मालूम है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, यह किसी भी वास्तविक अंक को लेने को तैयार है। इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं क्या, कि इसका प्रांत जो आएगा, x का जो मान आएगा वो कैसा होगा, वास्तविक अंक होगा, x बिलोंग्स टू r चलेगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमें इसके बारे में करनी है वो है इसका परिसर। अब अगर मैं इसका परिसर निकालना चाहता हूं तो परिसर में मुझे मालूम है कि इसका y का मान जो आएगा वो निश्चित तौर पर 0 आएगा या 1 से छोटा रहेगा। वो 1 कभी नहीं दे सकता, क्योंकि यदि आपने फ्रैक्शनल पार्ट में x का मान 1 रखा तो वह फ्रैक्शनल पार्ट 0 उठाएगा। तो हर पूर्णांक पर उसको क्या मिलता है, 0 मिलता है, और यदि अंक पूर्णांक नहीं है तो दशमलव के पीछे जो भी अंक आ रहा है वह उसे उठा लेता है। ठीक है, अब इस पर ध्यान क्या देना है कि इनपुट कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर धनात्मक है तो सीधे सीधे फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आ जाता है, और अगर ऋणात्मक है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऋणात्मक में लिखा हुआ है उसे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का जो परिसर आएगा, मतलब जो y का मान आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर और 1 तक आएगा। तीसरी चीज जो इसके बारे में है वो है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ भी बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें देखना है, और साथ ही साथ उसके बारे में बहुत डिटेलिंग भी करूंगा मैं ग्राफ में। तो सबसे पहले अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिए, ग्राफ ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष हो गया। नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये 0 है, यहां पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे पीछे भी चले थोड़ा सा, तो ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, ये -3 आएगा, ऐसे चल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो वो ले सकता है वो 1 लेगा, पर 1 कभी लेता नहीं है वो। ठीक है, और ऋणात्मक में तो उसका कोई मान आता ही नहीं है। ठीक, अब इसका क्या करें, 0 से 1 पर अगर आप देखेंगे तो 0 से 1 में आप कोई भी अंक डालें, 0 पर तो वो क्या देने वाला है, निश्चित तौर पर आपको 0 दे देगा। वो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब 0 से लेके 1 के मध्य 0.1 डालोगे तो वो 0.1 ही बाहर देगा, 0.2 डालोगे तो 0.2 ही बाहर देगा। ऐसे करते करते जब तक वो 1 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो आपको इस तरीके से मान देता रहेगा, और 1 पर आकर के वो ओपन हो जाएगा। वो बोलेगा 1 पर मैं आपको सीधे सीधे कहां जंप करा दूंगा, वापस 0 पे जंप करा दूंगा। वो 0 पर आ गया।
अब 1 से लेके 2 तक में 1.1 डालोगे फिर से 0.1 देगा, 1.2 डालोगे फिर से 0.2 देगा, ऐसे कहां तक देगा, 2 तक जाएगा और 2 पे फिर छोड़ देगा और 2 पर वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 आपने जैसे x बराबर 2 डाला तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर 2 से 3 पर वापस ऐसे ही ग्राफ जाएगा, फिर 3 से 4 पर वापस ऐसे ही जाएगा और 4 पर यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर -1 पर देखोगे तो -1 पे 0, क्योंकि वो पूर्णांक संख्या है, -1 से 0 तक वो ऐसे जाएगा, -2 से 0 तक वो ऐसे जाएगा और -3 से 0 तक वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपका आ रहा है ये ग्राफ कहलाता है किसका, भिन्नात्मक भागफलन का। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखें 0 से 1, तो ये क्या करता है, 1 पर जैसे ही पहुंचेगा तो अपने मान को ये सीधा कहां शिफ्ट करता है, इधर। जैसे ही 2 पर पहुंचेगा तो ये अपने मान को कहां शिफ्ट करता है, इधर, यहां पर। ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ है ये। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप प्रत्येक सेगमेंट में रेखाओं के बारे में बता सकते हैं, तो यहां देखें 0 से 1 पे ये जो ग्राफ है ये y बराबर x की तरह काम कर रहा है। आप जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आपके पास आ जा रहा है। तो सिर्फ 0 से 1 के मध्य एक तरीके से वो तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, पर है सारी सरल रेखा। अगले केस में इसका जो नाम होता है वो होता है y बराबर x माइनस 1। x का मान 1 डालते 0 हो गया। अब x का मान 1.1 डालोगे तो 1.1 माइनस 1 यानी 0.1, 1.2 माइनस 1 यानी 0.2, 1 माइनस 3 यानी 0.3, ऐसे। फिर यहां पर क्या आ जाएगा उसी हिसाब से, y बराबर x माइनस 2, ये वाला आ जाएगा y बराबर x माइनस 3। तो जो अंक है आप उसे घटा रहे हैं, तो इधर आपका क्या आएगा, y बराबर, अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, x प्लस 1, यहां पर क्या आ जाएगा, y बराबर x प्लस 2, यहां क्या आ जाएगा आपका y बराबर x प्लस 3। आप चाहे -3.3 डालें। अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.3 क्या होगा, तो आप फटाफट मुझे आंसर क्या बोलेंगे कि सर देखो ऋणात्मक मान है और आपको जो दशमलव के बाद अंक दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 0.3, तो 1 माइनस 0.3 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.7, यानी हम बेसिकली 1.0.3 कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो मैंने -3.3 के बारे में बात करी, तो कहां होगा -3.3, -3.3 यहां होगा। चलो अपन एक लाइन और ले लेते हैं, -4, इससे यहां तक ग्राफ गया, ऐसा गया। इसका नाम हो जाएगा y बराबर x प्लस 4। -3.3 यहां आएगा, तो जब आप इस लाइन पर -3.3 डालेंगे y बराबर x प्लस 4 में, जब -3.3 डालेंगे तो y बराबर आपके पास आएगा माइनस का 3.3 और प्लस का 4, दैट इज 0.7। ये आपका आंसर आ गया। तो वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसकी जो चौथी पार्ट है वो अपन को समझना है। चौथा पार्ट क्या है इसका, चौथा पार्ट में हम देखा करते थे कि ये समफलन है या विषम, पर ध्यान दें कि यहां पर कभी ऋणात्मक मान तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और न ही फलन y अक्ष के सापेक्ष सममित है। मैंने आपको यह बात बताया था कि जो फलन आपका समफलन होता है वह उसका जो आलेख है, उसका जो ग्राफ है, वो ग्राफ क्या करेगा, y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। यानी आपको दिखेगा कि एक ग्राफ की दूसरे y अक्ष के सापेक्ष दूसरी तरफ जो आ रहा है वो इमेज आ रही है। ठीक है, तो यहां ऐसी इमेज के कोई ऑप्शन नहीं है, न ही ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है, यानी माइनस का मान तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि यह क्या है, यह नैनो है। नैनो, नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना। और पांचवा बात, अब देखो ध्यान से कि हर बार ग्राफ अपने आप को पुनरावर्तित कर रहा है। कितने अंतराल बाद, 0 से 1 तक उसने अपने ग्राफ को बनाया, 1 पर वो टूट गया और 1 से लेकर 2 तक फिर उसने बनाया, तो कितने अंतराल में वो अपने आप को पुनरावर्तित करता है। तो आप बोलोगे यह एक आवर्तीय फलन है जिसका मूलभूत आवर्तकाल आवर्तकाल 1 है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है, फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब हर एक अंतराल के बाद वह आलेख अपने आप को क्या करता रहेगा, पुनरावर्तित करता रहेगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। उनके मान सारे वही आएंगे। जैसे आप डालें 0.1 तो आपको 0.1 मिलेगा। जब आप 1.1 डालेंगे तो भी आपको 0.1 ही आंसर मिलेगा। जब आप फ्रैक्शनल पार्ट में 2.1 डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा। तो हर एक अंतराल के बाद आपका फलन जो है वो अपने आप को पुनरावर्तित कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यह आवर्तीय फलन है और इसका जो आवर्त काल है वो कितना है, 1 है। अब कई बार बच्चा ये बोलता है कि सर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करें, मतलब हम इसको फील कैसे करें। देखो, या तो आप फ्रैक्शनल पार्ट में ये सारे ग्राफ के जो नाम है या उनको याद कर लें कि कौन से अंतराल में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फील कर पाते हैं, अच्छे से महसूस कर पाते हैं, x हमें पता ही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो निकलता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या निकलता है, वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकलता है। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस प्रश्न में क्या करें, एक बार ये ट्राई करके देखें कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से वो हल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसका आलेख भी पता है, और अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट पर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट से आप डायरेक्ट प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो उत्तर है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कैसा होगा, से लेकर और 1 के मध्य चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, इस पर अपन देखें कि अपन इसकी कुछ बात करते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के गुणधर्म, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के गुणधर्म, प्रॉपर्टी समझें इसकी। पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी, बार बार मैं वही लिख रहा हूं कि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है बेटा। अब देखो बेटा, अगर आपका x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो जब भी आपको प्रश्न को हल करना है तो आप क्या करें, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को चाहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद प्रश्न को हल करें। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर एक चीज का ध्यान देना कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसका मान निश्चित तौर पर सदैव 0 से 1 चलता है, यानी यह एक धनात्मक है और आपको 0 से 1 देता रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सिग्नम, एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक सिग्नम, उसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मैंने डाल दिया लॉग के अंदर जो मुझे जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है कि आप एक के अंदर 2, दूसरे के अंदर तीसरा आप फलन डालते चले, तो लॉग के अंदर अपन ने डाल दिया साइन इनवर्स के अंदर डाल दिया मैंने अंडर रूट के अंदर डाल दिया मैंने ई की पावर में मैंने डाल दिया x³ + 1, और मैंने आपसे बोला कि इसका क्या निकालो, इसका परिसर ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो। इसका हमें क्या निकालना है, मान लो परिसर निकालना है। और मैं एक और अच्छा काम करता हूं, मैं यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरा हल करता तो देखो, मैं पहले आपको वर्बली समझाता हूं कि मैं क्या करता। मैं आपसे बोलता कि देखो ये जो क्यूबिक है, ये क्यूबिक आपको माइनस अनंत से अनंत तक के सारे मान देगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, बहुपदीय व्यंजक जो कि कैसा हो, विषम कोटि का हो, वह x के सभी वास्तविक मानों के लिए y के सभी वास्तविक मान देता है। तो ये आपको माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सब कुछ देगा। वो किसका इनपुट बन गया, वो बन गया ई का इनपुट। वो किसका इनपुट बन गया, ई का इनपुट। अब ई का इनपुट बन गया तो ई बोलता है कि मुझे इनपुट में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक में कोई दिक्कत नहीं है। ई का ग्राफ आप याद करें एक्सपोनेंशियल, क्योंकि 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो उसका इनपुट माइनस अनंत से प्लस अनंत चलता है, पर उसका आउटपुट जो चलता है वो कहां से कहां तक चलता है, 0 से लेके अनंत। तो इसका मतलब जब इसे माइनस अनंत से प्लस अनंत मिलेगा x³ + 1 से, तो ई की पावर माइनस अनंत से अनंत कहां तक देगा, वो देगा आपको 0 से 1, और 0 भी ओपन, और सॉरी 0 से अनंत, और 0 ओपन होगा और अनंत भी ओपन होगा।
वो रूट में जाएगा, रूट कहता है कि भाई मुझे तो कैसा मान चाहिए, आप अऋणात्मक मान दो, पर शून्य से अनंत जो आप दे रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर कैसा है, धनात्मक मान है, तो वर्गमूल आपको शून्य से अनंत ही दे देगा। वो शून्य से अनंत किसके पास जाएगा, साइन इनवर्स के पास। साइन इनवर्स कहता है कि मेरा मान क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 तक रहना चाहिए, ये तो दे रहा है शून्य से अनंत, तो शून्य ओपन से 1 क्लोज तक जाएगा। शून्य ओपन से जो 1 क्लोज तक जाएगा तो क्या होगा, ये आपको मान देगा शून्य से π/2 क्लोज। शून्य से π/2 क्लोज लॉग को दिया जाएगा। लॉग कहता है कि मेरा इनपुट होगा शून्य से π/2 तक, तो मैं आपको माइनस अनंत से log π/2 तक दूंगा। मुझे पता नहीं ये क्या मान होगा, ऋणात्मक भी आएंगे और धनात्मक भी आएंगे। ये किसको दिया जा रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिया जा रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, सारे मान पूर्णांक निकालना शुरू कर देगा। सही बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ही क्या है कि वो मान क्या करे, पूर्णांक निकाले। अब ये पूर्णांक जब निकालेगा तो वो कौन बैठा है बाहर, फ्रैक्शनल पार्ट बैठा हुआ है। और फ्रैक्शनल पार्ट आपसे क्या कहेगा कि आप कुछ भी डाल रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट कहेगा कि पूर्णांक अंक आते ही मैं आपको क्या देने वाला हूं, शून्य देने वाला हूं, और जो सिग्नम को मिलेगा वो शून्य मिलेगा। तो मैं इसको आंसर को तो सीधा बोल सकता हूं शून्य। अब ये इतना सारा काम जो मैंने आपको बताया, ये काम बहुत आसान था। आप सिर्फ इन दोनों पार्ट को चेक करते, आपको प्रांत निकालना नहीं है, आपको क्या निकालना है, परिसर निकालना है। आपने कहा कि देखो यहां पर अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है और उसको फ्रैक्शन पार्ट ने कंटेन कर रखा है, तो ये पूर्णांक अंक आएगा निश्चित तौर पर। ये जो पार्ट है, ये सारा पार्ट क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, और ये पूर्णांक अंक फ्रैक्शनल पार्ट में जाते ही क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। और शून्य बनते ही सिग्नम को शून्य मिलेगा और सिग्नम शून्य पर शून्य दे देगा। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को हमेशा ये समझते आए कि ये बहुत ही मुश्किल चीज है। ये प्रश्न में जब आता है तो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर देता है, जबकि हमको ये समझना है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो ये आपके प्रश्न को आसान करता है। आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज पता रखनी है। आपको पता करना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है, क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है, किस इनपुट पर क्या आउटपुट निकल के आएगा। बस अगर आपको यह याद है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वास्तविकता में आपके प्रश्न को ज्यादा आसान कर देते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लेके आते हैं जिसको पूरे फलन को मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला जाए इसका परिसर, तो देखो तरीका क्या है, मैं पहले बोलूंगा x किसको दूंगा, रियल नंबर x³ + 1 को दे दूंगा। x³ + 1 बोलेगा कि अच्छा आप मुझे अगर ये देते हैं तो मैं आपको माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के सारे मान दूंगा। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के सारे मान किसको मिलेंगे, अब वो e की घात में जाने वाले हैं। जब e की घात को ये मिलेगा तो e की घात आपसे बोलेगा कि मैं आपको शून्य से लेके अनंत तक सारे मान देने को तैयार हूं। ये शून्य से अनंत किसका इनपुट बन रहा है, e जो है वो अपना आउटपुट किसको देने वाला है, वर्गमूल को देने वाला है। वर्गमूल कहता है कि मुझे तो धनात्मक चाहिए, मगर आप मुझे धनात्मक दे ही रहे हो, तो आप मुझे आउटपुट में भी 0 से अनंत ले लो। अब जब आपको आउटपुट में 0 से अनंत मिल गया तो ये इनपुट आपने दे दिया किसको, कि साइन इनवर्स को ले दो। साइन इनवर्स बोलता है कि मेरा मान -1 से 1 तक होना चाहिए। माइनस का तो कोई अंक है ही नहीं हमारे पास, तो हमारा शुरुआत कहां से होगा, 0 से ही होगा। और कहां रुक जाएंगे हम, 1 पे रुक जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स 1 से बड़े किसी मान पर परिभाषित नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह से आगे x में क्या हुआ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो परिसर पर बात कर रहे हैं। और जब साइन इनवर्स 0 से 1 देखता है तो साइन इनवर्स 0 पर शून्य ही देगा और 1 पर वो आपको π/2 देगा, वो भी कैसा, क्लोज। ये किसका इनपुट बन गया, लॉग का बन गया, आपका लॉग का बन गया। अब यहां लॉग ही लिख लें। जब ये लॉग का बनेगा तो ये क्या होगा, लॉग। आपको लॉग जैसे मिला तो आप लॉग शून्य का मतलब बोलेंगे माइनस अनंत, क्योंकि आप लॉग का ग्राफ आपको याद है, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। तो शून्य पर वो माइनस अनंत पर होता है और अनंत पर वो अनंत तक जाएगा। तो अगर π/2 आपने रख दिया तो वो इस मान को कहां तक ले जाएगा, log π/2 तक ले जाएगा। ये उसका ग्राफ होता है। तो माइनस अनंत से हम कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे log ऑफ π/2 तक जाएंगे। अब log ऑफ π/2 का मान कितना होता है, देखिए log π/2 का जो भी मान आएगा निश्चित तौर पर वो धनात्मक मान होगा। और ये जो इनपुट दिया जा रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिया जा रहा है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आउटपुट देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको माइनस अनंत से लेकर के और -3, -2, -1, 1 भी आया होगा। तो देखो 1 पर ये क्या बना होगा, शून्य बना होगा। तो आपका जो आउटपुट आ रहे होंगे वो कैसे आ रहे होंगे, शून्य आया होगा।
लॉग अगर अपन इसका आधार कितना मान लेते हैं, मान लीजिए 10 मान लेते हैं मैं आपको लॉग का आधार 10 मान के कर रहा हूं, तो अगर लॉग का आधार आपने 10 माना तो ये 1.57 लिखा है, तो ये मान 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इसके मान को 1 होना था लॉग π/2 बेस 10 के मान को, तो यहां π/2 होना चाहिए था या π/2 की जगह पर 10 होना चाहिए था, परंतु यहां पर π/2 की जगह पर 10 नहीं है, वहां π/2 ही है। मान 1 से छोटा है और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, उसके बाद वो -1 भी देगा, वो -2 भी देगा, ऐसे करते हुए वो पीछे कहां तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। और ये सारे पूर्णांक अंक है, माइनस अनंत से पीछे चलते हुए -3, -2, -1 और 0 तक वो आ रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान किसको मिलेगा इनपुट में, फ्रैक्शनल पार्ट को। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या देख रहा है कि मुझे जितने भी इनपुट मिल रहे हैं वो कैसे हैं, शून्य हैं, वो सारे शून्य आ रहे हैं, तो मैं आउटपुट में सिर्फ एक ही मान दूंगा, वो क्या दूंगा, शून्य दे दूंगा। मैं आउटपुट में सिर्फ एक ही मान दूंगा, वो क्या है, शून्य। ये शून्य किसको मिलेगा, जैसे ही सिग्नम को मिलेगा, सिग्नम आपके आउटपुट में क्या निकाल देगा, 0। तो आपका जो फलन है इसका हमेशा मान कितना आने वाला है, शून्य आने वाला है। प्रांत जो भी इसका डिसाइड होगा उसके हिसाब से, इसका जो भी प्रांत होगा अपने प्रांत में ये वाला फलन एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम करेगा y बराबर 0 का। तो इसको आपको समझना है कि टेस्ट ऑफ फ्रैक्शन आए तो ये आपके लिए ज्यादा आसान है प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि मैं आपसे बोलूं y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ln या log का बेस में अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रख लेते हैं और यहां रख लेता हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x और आपसे बोलता हूं का प्रांत ज्ञात करें। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि इस फलन का क्या ज्ञात करें, प्रांत ज्ञात करें। तो जब हम प्रांत की बात करते थे तो हम एक एक फलन का पहले प्रांत ज्ञात करते थे और फिर उन सब का हम क्या करेंगे, उन सबको हम इंटरसेक्ट करेंगे, उनका कॉमन पार्ट निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जब आप डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन आ जाता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि आप मेरे अंदर कुछ भी डालो, मैं आपको हमेशा एक पूर्णांक अंक दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया सेट। अब अपन बात करें इसकी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी वैसे तो प्रांत कितना है, वैसे तो प्रांत उसका r है, लेकिन क्योंकि ये हर में बैठा है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा इस केस के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। अब अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी शून्य नहीं हो सकता तो आप क्या कहोगे कि x का मान कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी x कैन नॉट बी इक्वल्स टू इंटीजर। x कोई भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप x का मान इंटीजर रखेंगे ये फटाक से 0 बनेगा, और अगर आपने हर को शून्य कर दिया तो ये अपरिभाषित रूप में चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हमने बोला x का मान कोई इंटीजर नहीं होगा। तो देखा जाए तो क्या हुआ, वास्तविक अंकों में से सारे इंटीजर हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 का जो मान है वो शून्य से बड़ा होना चाहिए। लॉग की तो 3 ही कहानी है, लघुगणक की जो है वो 3 कहानियां है, a धनात्मक, b धनात्मक और b कभी क्या नहीं, 1 नहीं। अब a कौन है, a है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इसको ग्रेटर देन 0 होना है, तो हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। अब आप सोचें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान अगर -1 से बड़ा है तो इस पूर्णांक को, यानी इस महत्तम पूर्णांक फलन को सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कहां से, शून्य से। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो x का मान आएगा वो निश्चित तौर पर शून्य से लेकर अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे ही 0 से नीचे उतारा तो ये -1 दे देगा। -1 कभी -1 के बराबर नहीं होता, और ये हमने कल भी पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन a है तो हम a प्लस 1 से अनंत तक चले जाते हैं, तो हमने 0 से लेकर अनंत तक हम चले गए, ठीक है। इसका पहला केस हो गया। अब इसका दूसरा केस क्या करोगे आप, इसके दूसरे केस में आप बोलोगे कि साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को भी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अभी हमने बात करी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा कैसा मान देता है, या तो शून्य देता है या धनात्मक मान देता है। तो ये शून्य कब नहीं देगा, तो आप बोलोगे कि सर हमें x के मान में कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे वास्तविक मान डाल सकते हैं, बस आप क्या करें, जितने भी पूर्णांक अंक हैं उन्हें हटा दें।
यानी अगर आपने पूर्णांक अंक नहीं डाला तो आप जो भी अंक इसमें डालेंगे वो निश्चित तौर पर कोई धनात्मक मान देगा आपको, वो कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तीसरा केस जो आपका आएगा वो क्या होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान कभी 1 में ही नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r ले लो, आप कुछ भी मान डालो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 0 से लेके 1 तक चलता है। 0 हम पहले हटा चुके हैं पूर्णांकों की वजह से, पर मैंने यहां क्यों नहीं हटाया, क्योंकि मैं एक साथ इंटरसेक्शन करूंगा और फिर देख लूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इन तीनों केस का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, इस वाले इन तीनों केसेस का, तो अपन क्या करें, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक लिख लेता हूं मैं। इसके अंदर मेरे पास एक अंक आ गया 0, इसने कहा सारे इंटीजर छोड़ दो और रियल नंबर है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि जितने भी इंटीजर, जैसे मान लो 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ऐसे, या -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, कुछ लाइन ऐसे आएगी, यहां छोड़ देगी अपने आप को, ये छोड़ देगी अपने आप को, ये छोड़ देगी अपने आप को, यहां छोड़ देगी, यहां छोड़ देगी, यहां छोड़ देगी और यहां छोड़ देगी, और ऐसे आगे तक छोड़ती जाएगी। यानी ये वाला हो गया। दूसरा कह रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए, तो लो साहब पूरा रियल नंबर ले लिया आपने। तीसरा कह रहा है कि 0 से लेकर और अनंत तक जाओ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू, आपका पहला आ रहा है 0 से 1, ऐसे पीछे भी आ रहा होगा, पर इधर तो आपका कोई कॉमन पार्ट आया ही नहीं, यहां पर तो सिर्फ 2 ही रेखा आ रही है, तो पहला 0 से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से 4, सारे पूर्णांक छोड़ते जाएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेके अनंत तक ले लो एक्सेप्ट इंटीजर, 0 से लेके अनंत तक ले लो एक्सेप्ट i प्लस ले लो। यानी आप जितने भी धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं उन सबको हटाते जा रहे हैं 0 से लेके अनंत तक में। क्या आ गया, ये लॉगरिथम का प्रांत आ गया। अब आप देखें जरा कि आपके 3 आंसर आए हैं। पहला आंसर आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर है, और x 0 से अनंत तक है और इंटीजर है। तो अगर अपन इसका कॉमन पार्ट निकाले तो देखो सारे पूर्णांक तो मैंने छोड़ ही दिए, तो ये खुश है इसके केस में, रियल नंबर है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से लेके अनंत, जिसके अंदर से आपने सारे धनात्मक पूर्णांक हटा दिए। तो यही आपका क्या बन गया, प्रांत बन गया। क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, कुछ भी डालो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको तो अपन हटा ही दें, तो अपने किसी काम का नहीं रहा। ये कह रहा है पूर्णांक छोड़ दो, ये कह रहा है सारे धनात्मक पूर्णांक छोड़ो और 0 से अनंत के अलावा कुछ मत लेना। तो ये कहता है कि आप तो पूर्णांक छोड़ दोगे तो ही मैं खुश हूं, आप 0 से अनंत ले रहे हो और सारे पूर्णांक हटा रहे हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और थर्ड कंडीशन तो 0 से अनंत और इस पे सेटिस्फाई है। तो आपका इस फलन का जो प्रांत आया वो क्या आया, 0 से अनंत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने बात करा ये हमारे प्रांत निकालने का एक कॉन्सेप्ट हुआ। इस पर हमने गुणधर्म में 2 बातें कर ली। क्या, एक तो x जो होगा आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो मान है वो हमेशा 0 से 1 चलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को रख दिया तो आपका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट डाल दिया तो यह भी मान क्या देगा, 0 देगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो उसको क्या देने वाला है, 0 से 1 ओपन तक मान देने वाला है, और 0 से 1 ओपन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खुशी खुशी आपको क्या देगा, 0 दे देगा। फ्रैक्शनल पार्ट बोलता है अगर मेरे अंदर पूर्णांक आ गया तो मैं आपको क्या दूंगा, 0 दूंगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक अंक का जो भिन्नात्मक भाग है वो क्या है, 0 है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखें। पांचवी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, डबल स्टार लगा रहा हूं इस पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n दे दिया मैंने आपको, तो आपका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n है ये आपका बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिर्फ कब, जब n इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो कैसे, मैंने आपसे बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मान लीजिए आपने कहा 0.3 है, आपने कहा x का जो मान हम ले रहे हैं वो 0.3 ले रहे हैं। ठीक है, और मैंने इंटीजर में नंबर ले लिया 4, तो आपके लिए ये जो अंदर का अंक बना वो कितना बन गया, 4.3 बन गया। अब 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, आप बोलोगे सर वो तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही आएगा। 4.03 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं चलिए आप x का मान ले लीजिए 0.2 और यहां पर 4 ले लीजिए, तो आपका 4 माइनस 0.2 कितना आएगा, 4 माइनस 0.2 कैसा होगा, आपका आएगा
8। अब 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.8 आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो ध्यान से, 0.2 और वो भी ऋणात्मक, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी तो वही आएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इसका फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का तो 0.8 है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपने ऋणात्मक अंक रखा तो जो आपको फ्रैक्शनल दिख रहा है उसे 1 में से घटा दो। यहां कितना दिख रहा है? 0.2 दिख रहा है, तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 आएगा। यहां पर आप देखो 4 माइनस 0.2 करोगे तो 3.8, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.8 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां 0.2 रख दिया और माइनस का 4 रख दिया, अब आप इसको करोगे तो आपको कितना मिलेगा? -4, और ये तो माइनस का 0.2 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को फ्रैक्शनल पार्ट? वो जो फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए वो कितना आएगा? वो आपके पास आएगा माइनस का 0.2 का ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, जो अपन फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, सॉरी 0.2 माइनस, मान लीजिए मैंने 4 कर लिया, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? मेरा आउटपुट आ जाएगा माइनस का, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस का 3.8। अब मैं माइनस का 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0.2 मिलेगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका जो सीधा आंसर आना था वो फ्रैक्शनल पार्ट में 0.2 ही आना था। इसका मतलब आप जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन आपको आउटपुट में क्या देगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही दे देगा। वो इस इंटीजर से कहीं पर कोई परेशानी नहीं दिखाता, वो बोलता है कि आप किसी पूर्णांक में जो फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ रहे हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ेंगे वही तो मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इस पर अच्छा सवाल बनता है बेटा। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी पे एक अच्छा सवाल बनता है। इसके बाद अपन 6 प्रॉपर्टी पर चलें। 6 प्रॉपर्टी कहती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x बराबर ये शून्य होता है। कब शून्य होता है? जब आप x का मान क्या ले लें? इंटीजर। जब आप x का मान इंटीजर लेंगे तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल x है वो शून्य है। इसमें मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना, वो आप खुद समझ पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इंटीजर नहीं है, मान लीजिए आपने 1.2 डाला तो 1.2 आपको यहां पर क्या देगा? 0.2 माइनस 1.2 आपको क्या देगा? 0.8। 0.2 प्लस 0.8 1, तो आप बोलोगे कि यहां क्या आएगा? 1, जब x का मान क्या ना हो? इंटीजर ना हो। तो यदि x का मान आपका इंटीजर नहीं है तो उस केस में आपका जो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x है वो हमेशा क्या देगा? आपको 1 देगा। ठीक है, आप कोई सा भी मान ले ले, आप x का मान 3.4 रख ले तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 आएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 3.4 भी आ जाएगा। इसका तो आएगा 0.4, इसका माइनस है इस वजह से 0.6, आउटपुट कितना आ गया? 1 आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जिन्हें बात करी, ये हमारे फलनों के सारे प्रकार थे जो हमने पढ़े। हमने शुरुआत से लेकर के अंत तक जितने भी फलन हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने आने वाले चैप्टरों में, उन सबको हमने पढ़ा और उनके बारे में बड़े डिटेल में हमने बात करी। हमने चाहे वो महत्तम पूर्णांक फलन हो, भिन्नात्मक भाग फलन हो, सिग्नम हो, मॉड हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, आपको क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है, इन सारे फलनों की जो भी प्रकृति है वो हमने पढ़ लिया है। अब जब हम आगे बात करेंगे तो इन सारे चीजों को इस्तेमाल करते हुए सवालों को करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब मैं प्रांत पढ़ा रहा था और मैं जब परिसर भी पढ़ा रहा था तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से ये सवाल है, आगे चल करके हम इन सवालों को और मिक्स करेंगे किन चीजों से? जिन जिन चीजों को अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ सवालों को ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया कि निम्न फलन का प्रांत ज्ञात करें। अब इस सवाल में देखें कि क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, और मैंने बोला था इसलिए मैं खुद यहां लिख दे रहा हूं कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि अगर ये मैं नहीं देता हूं तो मैं खुद ही नहीं मानता हूं कि वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो ये मुझे देना था, मैंने यहां पर लिख दिया कि अब इसका हमको क्या निकालना है? प्रांत ज्ञात करना है। अब आप देखें कि
ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो अंश में है और अंश में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, उसने कह रखा है कि मुझे तो आप कुछ भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत नीचे वाले से है और हमें इसका प्रांत निकालने के लिए लिखना पड़ेगा कि 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो मान है वो किसी भी हालत में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे शून्य कभी बनता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x के वह मान निकालने पड़ेंगे जिसकी वजह से 2x का मान किसके बराबर आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। तो मैं इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं रूट x बराबर 2x का हल ज्ञात करूं। मैं क्वेश्चन को चेंज करके क्या लिख रहा हूं, हल ज्ञात करूं। अब जो इसका हल आएगा, जो x के मान आएंगे, उन सारे मानों को मैं वास्तविक अंक से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरा ये वाला फलन क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से, मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। ये मेरा y अक्ष, ये मेरा x अक्ष, ठीक है। इस पर मैंने कहा कि सबसे पहले कैसे बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये 0 से 1 आया, 1 पे ये जंप कर गया, 1 से 2 आ गया, ये 2 पर जंप करेगा, 3 पर चला जाएगा, 3 से ऐसे चला जाएगा, 3 पर पहुंच जाएगा, 3 से ऊपर चला जाएगा और ये 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप मान बोल सकते हैं कि ये 1 है, यहां बोल सकते हैं कि ये 2 है, यहां बोल सकते हैं कि ये 3 है। ऐसे जब पीछे चलेंगे तो यहां पर -1 पर मान लीजिए ऐसा आएगा और ये पॉइंट अपन ने -1 मान लिया। -1 पर फिर यहां से ओपन होता है ग्राफ पीछे की तरफ। आपको ग्राफ बनाना आता है इसलिए मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही फिर यहां से इधर भी ले लेते हैं, ये पॉइंट आपका -3 हो गया। आप इसे -1 बोल सकते हैं, ये -2 होगा और ये वाला पॉइंट -3 होगा, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, अब हमें ग्राफ बनाना है y बराबर 2x का। देखिए मैंने आपको बोला था ग्राफिकल अप्रोच जो होती है वो बहुत अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि जैसे ही आप ग्राफ बनाना चालू करेंगे आपको दिखने लग जाएगा कि ये ग्राफ कहां पर काटेगा और जहां काटेगा वही उसका हल होना है। तो हमें x के वही मान निकालने हैं। अब y बराबर 2x अगर अपन देखें, ये तो अपन ने किसका बनाया, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना दिया। अब मैं y बराबर 2x का जब ग्राफ बनाऊंगा तो y बराबर 2x एक सरल रेखा होगी जो निश्चित तौर पर कहां से जा रही है, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अब अगर मूल बिंदु से होकर कोई गुजरेगी तो मेरे हिसाब से वो लाइन कुछ ऐसे जानी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि सर हो सकता है वो इसको भी काटे, तो ये भी अपन चेक करेंगे। पर एक सॉल्यूशन तो मुझे निश्चित तौर पे दिख रहा है कि वो यहां आएगा ही आएगा। एक सॉल्यूशन मुझे यहां दिख रहा है वो यहां पर आएगा ही आएगा। इस पर मैं चेक कर लेता हूं, अगर इसको नहीं मिली तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे आप बोल सकते हो कि सर इसको थोड़ा टिल्ट कर ले, तो मेरे को चेक करना होगा इस पर। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, देखो फटाफट। मैंने कहा कि एक हल तो मुझे निश्चित तौर पे दिख रहा है कि पहला हल तो x बराबर 0 है, क्योंकि वो मूल बिंदु से गुजर रही है रेखा, और हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है वो भी मूल बिंदु से गुजर रहा है। इसका मतलब x = 0 तो एक हल हो गया। अब दूसरे हल के लिए क्या बात करें, दूसरे हल में देखें कि आपकी जो ये रेखा है, सरल रेखा y बराबर 2x वाली जो लाइन है, इसने इस लाइन को यहां पर काटा है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट यानी ये जो लाइन है, ये वाली जो रेखा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेखा है, वो कौन सी है, वो y बराबर -1 है। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं कि 2x का मान क्या हो जाए, -1। तो x बराबर क्या आ रहा है, -1/2। यानी ये जो बिंदु आ रहा है वो -1/2 पे काट रहा है। तो मेरे को एक और हल मिल गया, -1/2। अब मैं तीसरा जो काम कर रहा हूं, ये तीसरा काम मैं किस लिए कर रहा हूं कि मैं चेकिंग कर रहा हूं बेसिकली कि क्या इसको मिलेगी वो ग्राफ। तो मैंने क्या बोला, आपको ये वाला जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 2x, ये किसको मिलनी चाहिए, ये 2x किसको मिलनी चाहिए, ये 2x आपको मिलेगी किससे, इससे मिले -2 से। तो आपका x बराबर क्या आना चाहिए, -1। x बराबर -1 पर तो वो नहीं मिल रही है, क्योंकि x बराबर -1 वाली पॉइंट तो ये रहा। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप ऊपर देखते 4th पॉइंट पर, तो मैं बोलता कि 2x का मान किसके बराबर 1 हो, तो x बराबर क्या होना चाहिए, 1/2। अब x बराबर 1/2 कहां है, निश्चित तौर पर यहां पर होगा। इस पर तो ये दोनों मिल नहीं रहे, यानी ये सॉल्यूशंस नहीं है। तो आपके जो हल आए वो क्या है, आपके जो दो हल आए हैं वो हल आए हैं कि आपका आंसर आएगा x बराबर 0 और x बराबर -1/2। ये वो दो अंक हैं जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा प्रांत क्या होगा, अगर मुझसे बोले कि मेरे प्रश्न का प्रांत क्या होगा, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2 और 0। मेरा प्रांत निकल के आ गया। मैंने बोला कि मेरा प्रांत क्या होगा, सारे वास्तविक अंक होंगे, मगर क्या नहीं होगा, ना -1/2 होगा ना 0 होगा, ठीक है।
चलिए तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न फलन का प्रांत ज्ञात करें। और देखिए इस सवाल के अंदर हमको 3 अलग अलग फलनों को जोड़ के दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले आसान वाला है उसको काम करेंगे। ये वाला, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा है 1/ln 7/2 - x। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यह बात करनी है कि 7/2 - x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जो आपसे कहेगा कि x का जो वैल्यू है वो 7/2 से नीचे आएगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान जो हो गया वो हो गया माइनस अनंत से लेकर के और 7/2। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बनेगा कि आप 7/2 - x के मान को 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं 1? क्योंकि अगर आपने 7/2 - x का मान 1 लिया तो log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो हमें बोलना पड़ेगा 7/2 - x का मान 1 नहीं हो सकता, यानी x का मान क्या नहीं हो सकता, 5/2 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इन दोनों आंसरों को मर्ज कर दूं तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा इस केस के लिए वो बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर के और 5/2 और यूनियन 5/2 से लेकर के और 7/2। ठीक है, ये हमारा किसका प्रांत आया, सिर्फ इस वाले का प्रांत आया। अब हम दूसरे वाले प्रांत के बारे में बात करें। अगर मुझे दूसरे वाले का प्रांत की बात करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि 7x - 5 - 2x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे क्या, 2x - 5 बनेगा और एक बनेगा x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x का मान यहां पर आपके लिए आ जाएगा 1 से लेके 5/2। और ये हम क्या कर रहे हैं, परिमेय असमीकाओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला केस के बारे में हम बात करें जिसके अंदर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसी को बचाने की कोशिश करता हूं। तो देखो यहां पर क्या है, लॉग है और लॉग के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है। मैं जानता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 0 कब होगा, जब उसमें पूर्णांक आए। इसका मतलब x का मान कुछ भी हो जाए पर क्या ना हो, कभी पूर्णांक अंक ना हो। x का मान क्या ना हो, पूर्णांक ना आए। अब अगर x का मान पूर्णांक आएगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 बनेगा और log क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दें कि इसको भी धनात्मक होना चाहिए था, परंतु आप देखें यहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बाहर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो मुझे मालूम है कि यह संख्या सदैव क्या बनने वाली है, 0 बनने वाली है। यानी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, यह धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, यह संख्या इसको 0 बना करके वर्गमूल को परिभाषित कर देगी, इस वर्गमूल को वैनिश कर देगी, खत्म कर देगी। इसलिए इसका जो प्रांत बना वो क्या बना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। अब हमको कौन कौन से आंसर मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये आंसर मिल गया और एक ये आंसर मिल गया। अगर हम इन तीनों का क्या करें, कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करें तो मैं क्या करूंगा, एक संख्या रेखा ले लेता हूं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये कह रहा है कि आपको सारे रियल नंबरों में से क्या छोड़ना है, इंटीजर। ठीक है, ये क्या कह रहा है 1, पहले 1 लिख लो। फिर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 5/2। फिर आपको क्या दिख रहा है 7/2। ठीक है, और अगर अपन जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से लेकर के और 1 से लेकर के 5/2 तक आ रहा है। तो अपन 1 से लेकर 5/2 तक की बात करेंगे बस। यहां 1 आ गया, यहां 5/2 आ गया और यहां पर 7/2 आ गया। ठीक है, हमने कहा 1 से लेके और 5/2 तक आप सारे मान ले लो। आपने 1 से लेके 5/2 तक के सारे मान ले लिए। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि आप माइनस अनंत से 5/2 जाओ और फिर 5/2 से 7/2 भी जाओ। 5/2 से आपको 7/2 भी जाना है। और ये क्या कह रहा है कि आपको सारे रियल नंबर लेने हैं, मगर क्या छोड़ देना है, हर जगह पर इंटीजर छोड़ते हुए चलना है। तो 1 के बाद आप 5/2 पे 2 भी छोड़ दोगे, यहां कहीं 2 आएगा तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, यहां कहीं पर 3 आएगा तो आपको 3 को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे छोड़ते हुए आपको हर जगह से आपको इंटीजर छोड़ते हुए चलना है। अब आपका फाइनल उत्तर क्या बनेगा, फाइनल उत्तर आप देखें, आप 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर हम 1 को नहीं ले सकते हैं। 1 के बाद हम क्या नहीं ले सकते हैं, हम 2 नहीं ले सकते हैं। 2 के बाद हम क्या नहीं ले सकते हैं, यूनियन। 2 से लेके फिर हम 5/2 तक जा सकते हैं और 5/2 से आगे वो तैयार नहीं है लेने को।
तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि हमारा जो प्रांत आया वो क्या आया, 1 से 2 यूनियन 2 से लेके 5/2। क्यों? क्योंकि आप दोनों को छोड़ दिया, 5/2 से आगे का मान ये लेने को तैयार नहीं है, और ये कह रहा है माइनस अनंत से 5/2 यूनियन 5/2 से 7/2, तो 5/2 से 7/2 तो हमने यही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हम 5/2 से आगे नहीं जा रहे। तो हमारा उत्तर जो भी आएगा वो 1 से 5/2 के बीच में आएगा, और उसके बीच में जो भी पूर्णांक अंक आ रहा है उसे हमें हटाना था, तो हमने कहा कि वो उत्तर क्या होगा, 2 हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन अपना अगला सवाल देखें। अब इसमें बोला गया है निम्न फलनों का फिर से प्रांत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं हम। sin x जो है वो अपना मान -1 से 1 रखता है। ये इनपुट जो बनेगा ये sec x का इनपुट बनेगा। sec x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो sec x के ग्राफ में आप बोलते हैं कि -π/2 और π/2 आप नहीं लेते हैं, और sec x का ग्राफ ऊपर से ऊपर निकल जाता है और ये पॉइंट होता है 1। ठीक है, आपका जो साइन है वो सिर्फ -1 से 1 आपको दे रहा है, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ही आपका ग्राफ रहेगा, इतना ग्राफ रह जाएगा। इसके बाकी का बाद का जितना भी ग्राफ है वो सारा ग्राफ आपका हट जाएगा, और इसमें -1 से 1 के मान में आपका जो sec x का आउटपुट है वो निश्चित तौर पर 1 या 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो हर तरीके से परिभाषित हो गया, ना तो इसको कभी शून्य मिला, ना कभी इसने ऋणात्मक मान दिया, तो हम बोलेंगे कि sin x को फुल परमिशन है कि वो कुछ भी ले ले, तो इसका जो प्रांत होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम इस वाले केस में। इस वाले केस में मुझे ध्यान है कि 2 माइनस मॉड x का जो मान होगा वो निश्चित तौर पर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लूंगा तो नीचे क्या बनेगा, आपका शून्य बनेगा। तो 2 माइनस मॉड x, इसका मतलब मॉड x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, मॉड x आपका लेस देन 2 आएगा। इसको जब आप हल करोगे तो x का मान 2 से और -2 के बीच में घूमेगा। -2 से 2 के बीच में आप कोई भी मान ले लें, मॉड x का मान किससे छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा, तो आपका एक उत्तर -2 से 2 आ गया। इसने तो x बिलोंग्स टू r कह दिया। आ जाए इस केस पे। इस केस में हमको बोलना पड़ेगा कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 हो। अब आप ध्यान दें कि ये एक ऐसी द्विघात है जिसका d ऋणात्मक है और एक ऐसा है धनात्मक। तो ऐसी द्विघात व्यंजक जिसका d ऋणात्मक हो और a धनात्मक हो वह सदैव धनात्मक मान देती है x के प्रत्येक मानों के लिए। इसका मतलब इस केस का आंसर x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा केस है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप ग्रेटर देन 0 करें। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 0 से लेकर के 1 तक आता है। 0 को वो देता है और 1 वो कभी देता नहीं है, तो आप 0 से 1 के मध्य कोई मान अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर वो 1 से छोटा ही होगा, और अगर 1 से छोटा अंक 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो वो संख्या सदैव धनात्मक होगी, यानी इस केस का आंसर भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा। तीसरा केस कहता है कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो आपका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब बनेगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान कभी भी शून्य ना हो। इसका मतलब आप x के मान में से क्या हटाने वाले हैं, सारे इंटीजर हटाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि सारे इंटीजर हटा दिए जाए। अगला केस क्या कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है नीचे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का मान आपका क्या नहीं होगा, x कैन नॉट बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 1 ओपन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। अब आपके आंसर्स आए, देखो क्या क्या, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट आ गया। यहां आपका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें से क्या छोड़ने हैं, इंटीजर। ये कह रहा है -2 से 2 और x बिलोंग्स टू r। तो देखो x बिलोंग्स टू r को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो फाइनल आंसर अभी भी मेरे पास क्या है, -2 से 2 है। अब इस -2 से 2 के अंदर क्या हो रहा है, माइनस अनंत से 0 यूनियन 1 से अनंत को हमको इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो माइनस अनंत से 0, और अगर -2 से 2 के बीच में आप देखोगे तो मुझे इसका और अगर इसका इंटरसेक्शन करना होता तो मैं आपको बोलता कि इसका आंसर होता -2 से लेकर के 0 और यूनियन 1 से लेकर और 2 क्लोज। ठीक है, अब इसने साथ में क्या बोला कि आप इंटीजर नहीं ले सकते, तो जितने इंटीजर मान आपके बीच में आ रहे हैं उन्हें हटाते चले जाएं। तो फाइनल आंसर आ गया -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से लेके 2। तो आपका जो प्रांत बनेगा वो क्या बनेगा, -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 2। अगले सवाल पर देखें।
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तथा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और हमको मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है समीशन आर का वैल्यू 1 से लेकर के 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर बटे 2000, इसका मान इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो कैसे करेंगे बात। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन मैं आपको दे दूं और एन इंटीजर है तो बेसिकली वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही कहलाएगा। अब ये r इज इक्वल टू 1 से लेके 2000 काम कैसे करेगा। अगर मैं समीशन को खोलता हूं, इसका मतलब होता है सिग्मा समीशन, मतलब हमको r की अलग अलग वैल्यू डालनी है और उन्हें जोड़ना है। तो जब मैं इनको खोलूंगा r का वैल्यू 1 डाल के, तो पहला पद जो मेरा बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 बटे 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 2 बटे 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 3 बटे 2000। ऐसे आखिरी में कहां तक, फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस 2000 बटे 2000। ये मेरा सवाल आया। जबकि देखने में ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक सा लगता है, लेकिन अपन डरते नहीं है। हम क्या करें, हम उसे हर बार खोलें। मैंने जो बोला था क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट आने का मतलब है कि आपके प्रश्न को आसान किया गया है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के साथ। जब प्रॉपर्टी कहती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यदि एन क्या हो, इंटीजर, तो यहां पर देखो कि ये सारे इंटीजर है। तो बेसिकली ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2000। कहां तक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2000 तक। तो कितने पद आए हैं, अगर आप पदों की बात करें तो एक, फिर अगला पद, तीसरा पद, ऐसे ये 2000 पद है। तो टोटल ये कितने पद हैं, हम बोलेंगे कि ये कुल पदों की संख्या 2000 है। 2000 पद हैं आपके पास। अब हर पद को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप करेंगे क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं और बटे 2000 को भी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको यहां बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 2000 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बटे 2000 इंटू 2000, 2000 से 2000 गया तो आपका आंसर जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखें समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 4x के वास्तविक मानों की संख्या ज्ञात करें, जहां पर ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसको कैसे करना है, जब भी आपको ये हलों की संख्या या मानों की संख्या के बारे में बात की जाती है और दो अलग अलग नेचर के आपको फंक्शन दिए जाते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा अप्रोच मानते हैं वो है ग्राफिकल अप्रोच। हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और ग्राफ से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूं आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 बराबर 4x आ गया। इसको अगर अपन चेंज करें तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या अगर अपन इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसके मूल निश्चित है कि 1 और 3 आएगा। तो इसको कैसे हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में 0 पर 0 आएगा, 0 से लेके 1 तक वो 0 देगा, 1 पर वो जंप करेगा और 1 आ जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक वो ऐसे ही रहेगा, ये 2 पर ऐसे हो जाएगा, 2 पे जंप करेगा, 2 से लेके 3 तक फिर वो ऐसे जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, फिर 3 पर ये जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा और ये 3 से लेके 4 तक ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही जब ये पीछे चलेगा तो ये -1 पर यहां पर ओपन देगा, फिर यहां ओपन दे करके यहां चला जाएगा, ये आपका पॉइंट -1 हो गया। इस पॉइंट पर वो -2 पर आ जाएगा, फिर वो इस पॉइंट पर आपका -3 तक चला जाएगा। ये ग्राफ आपने बना लिया किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, अब आपको ग्राफ बनाना है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ, जिसका मूल 1 और 3 है, परंतु एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होने की वजह से जो परवलय बनेगा वो नीचे की ओर खुलता हुआ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इसके मूल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 पर आपका मूल आ गया
और इसका जो अधिकतम मान है वो कहां तक जाएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये बोला था आपको कि अगर आपको -x² प्लस 4x -3 का रेंज निकालना है तो वो रेंज होगा -अनंत से लेकर के कहां तक, और -d/4 तक। अब जरा इसका d निकाल लेते हैं। जब इसका d निकालेंगे तो b² आ जाएगा 16 -4 इंटू a कितना -1 और c कितना -3, तो 16 माइनस आपका कितना आ गया 12, तो ये आ गया 4। तो इसका मतलब जो आपका आएगा वो आएगा -अनंत से लेकर के, और d कितना आ गया आपका 16 - 12, तो -4/4 इंटू a का मान कितना है -1 है। तो आपका जो रेंज आया वो कितना आ गया -अनंत से लेकर और 1 तक। 4 से 4 कट गया, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई है, ठीक है। और 1 के भी आएगी 2 पर आएगी, देखो डाल के 2 डालोगे तो 4 8, जो 4 -4 और -3 -7 और 8 1, यानी अधिकतम जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। 1 कहां पर है मेरा, ये रहा 1, ठीक है। अब मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का वो कहां पर जाने वाला है, मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का वो कहां जाने वाला है, -अनंत से 1 जाने वाला है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, अगर इसके अपन मूल निकालें तो 1 और 3 पर ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 पर अगर ग्राफ बनेगा तो एक बार 0 पर डालकर देख लें कि 0 कहां बनेगा। या मैं इसका ग्राफ अगर देखूं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा 1 पर और 3 पर, और ये वाला पार्ट आपका नीचे ऐसे चला जाएगा। ये जो पॉइंट है आपका वो मैक्सिमम 1 पे आने वाला है, ठीक है। तो इनका जो हल आएगा वो हल कहां होना चाहिए, वो हल आपका होगा कहां पर, 1 से 3 पर अपन को ग्राफ बनाना है, और वो मैक्सिमम 1 पर जाएगा कहां पर, 2 पॉइंट पर। तो जो ग्राफ होगा वो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ आ गया, द्विघात का ग्राफ आ गया। और ये द्विघात का ग्राफ एक कहां पर बना रहा है, 2 पॉइंट पर, और 2 पर जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो कहां पहुंच जा रहा है, 2 पर। तो ये जो ग्राफ है ये कभी कहां पर नहीं मिल पा रहा है, इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर को किसी भी x के वास्तविक मान पर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका कोई वास्तविक हल नहीं हो सकता, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, क्योंकि जहां ये मिल रहे हैं वो पॉइंट है कौन सा, 2 पर। 2 पर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो मान जा रहा है वो कहां जा रहा है, 2 पे चला जा रहा है। यानी मेरा ग्राफ जहां पर मिल सकता था उस बिंदु पर जो मेरा LHS है वो 2 देगा, और जो मेरा RHS है वो मुझे 1 देने को तैयार है। इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं हो सकता।